अभी नीट घोटाले पर हंगामा बरपा हुआ है। देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं और आज सोशल मीडिया पर हमने पढ़ा कि वायुसेना पहुंचाएगी प्रश्न पत्र। इसके अलावा महंगाई है, पेट्रोल के दाम ऊपर जा रहे हैं, रुपया नीचे गिरता जा रहा है। तमाम ये सब असामान्य परिस्थितियां हैं, लेकिन सरकार की नजर में ये असामान्य परिस्थिति नहीं। इनके बीच एक खबर मोदी मीडिया ने आपको नहीं दिखाई। केंद्र सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है और होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक पोस्ट लिखा है एक्स पर कि घुसपैठ और अन्य कारणों से असामान्य जनसांख्यिकी परिवर्तन किसी भी राष्ट्र के वर्तमान और भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। अन्य कारणों, कौन से कारणों स्पष्ट नहीं, और इसके लिए अवैध प्रवास, घुसपैठिए जो इलेक्शन में पॉलिटिकल स्केपगोट बनता है, अवैध प्रवास और अन्य असामान्य कारणों से देश भर में हो रहे डेमोग्राफिक चेंजेस का व्यापक आकलन करने के लिए उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता में एक उच्च समिति का गठन किया गया। आखिर 3 टर्म से 12 साल से ज्यादा हो गए भाजपा की ही सरकार है केंद्र में, लेकिन फिर भी घुसपैठियों का समस्या अभी तक समाधान नहीं हो पाया। आखिर इस कमेटी को बनाने के पीछे क्या मकसद है, इसके निहितार्थ क्या है, इसके पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है, क्या हिंदू मुस्लिम इसके बीच में है, ये तमाम पहलू हैं जिस पे चर्चा करेंगे। जेपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार, संपादक और एडवोकेट भी हैं। और सीधे चलते हैं, जरा समझने की कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की थी और बार बार घुसपैठिए की चर्चा करते हैं, तो कितने घुसपैठियों को आज तक इन्होंने निकाला है और इसके पीछे निहितार्थ क्या है। स्वागत है सर, नमस्ते। देखिए सर, 12 साल से तो ये नैरेटिव चल ही रहा है कि घुसपैठ घुसपैठ घुसपैठ। पूरे बंगाल में भी नैरेटिव चला घुसपैठ घुसपैठ घुसपैठ। रिजल्ट भी देख ही रहे हैं आप, चाहे चुनाव आयोग की कृपा से हो या बंगाल की जनता की कृपा से हो। ज्यादातर तो चुनाव आयोग की कृपा को ही जो है पूरे देश भर में माना जा रहा है कि जिस तरह वहां लोगों को मतदान से वंचित किया गया, जिस तरह उनका नाम जो है वोटर लिस्ट निकाला गया, बहर। लेकिन घुसपैठ जो है वो के सीमा पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और भी जो तमाम एजेंसियां हैं उनका पहला होता है, राज्य सरकार का पहला नहीं होता। होम मिनिस्टर और जहां तक हमारी सामान्य जानकारी पत्रकार के रूप में है, तो बांग्लादेश से जो घुसपैठ होता है या होता रहा है, उस घुसपैठ में किशनगंज जो बिहार का एक जो है क्षेत्र है, वहां पर जो है आपका क्या कहते हैं सारे कागज तैयार होते रहे हैं। प्रयागराज में भी बहुत बांग्लादेशी एक समय में थे जो यहाँ आमतौर पर रिक्शा चलाते थे और स्मैक पीते थे। सबके पास किशनगंज का जो है वो जो है राशन कार्ड था, तो थे बांग्लादेशी। वो बंगाली बोलते थे और मतलब बांग्लादेशी थे और उनका कोई मतलब और कोई वजूद नहीं था। तो किशनगंज ठाकुरगंज में बना। अब जब वहां बंगाल में भी बन रहा हो तो मैं नहीं कर सकता। तो अब जो ये बार बार घुसपैठ था और लगातार इसकी आलोचना हो रही थी कि साहब घुसपैठ हो रहा है तो आप ही की तो जो है सरकार 12 साल से है, आप क्यों घुसपैठ नहीं रोक रहे हैं। और जबकि आरोप ये भी है कि जो सीमा पर जो लोग सुरक्षा बल इसको रोकने में लगे रहते हैं, उनका भी कट जो है उस घुसपैठ में दोनों साइड का जो है आपका उधर का भी और इधर का भी सब लोगों का कट जो है बराबर रहता है। उसी तरह जैसे एक समय नेपाल से खूब तस्करी होती थी और उस समय मैं किसी काम से किशनगंज गया हुआ था, तो पता चला कि किशनगंज में के पास एक नदी है, उस नदी से पार कीजिए नेपाल। तो हमने कहा लेकिन भाई रास्ते पर चेकिंग होती है। बोले नहीं, यहाँ 30% पैसा चाहे इस बार है उस बार जमा कर दीजिए, आपको एक रसीद मिल जाएगी। उस रसीद को आप चाहे जहां भी दिखाइएगा, वो रसीद मान ली जाएगी कि आपकी सब सही है, आप कहीं भी कोई भी सामान लेके जा सकते हैं। बहरहाल हमें कभी विदेशी सामान में रुचि नहीं रही, इसलिए हमने इसमें कोई अपना इंटरेस्ट प्रदर्शित नहीं किया। लेकिन जो सुना वो पत्रकार के रूप में याद है, वो इसलिए आपको बता। जी जी जी। अब जब से सरकार बनी है तब से हाका पड़ा है कि भागो नहीं तो हम पकड़ के जो है डिटेंशन सेंटर में बंद कर देंगे। और 300 से अधिक लोग फिलहाल बंद हैं। हुआ कि साहब इनको गिरफ्तार कीजिए।
तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नहीं, हमको गिरफ्तार नहीं करेंगे, हम इनको केवल भगाएंगे। हम काहे के लिए गिरफ्तार करके अपने जेल में बोझ डाले? तो पता कैसे चलेगा कि आपने कितने लोगों को भगाया? आप कल कहते कि हमने 3 लाख लोगों को भगाया, कैसे माना जाएगा कि आपने 3 लाख लोगों को भगाया है? न उनका नाम, न पता, न उनका कोई जो है वल्दियत, न उनकी कोई पहचान चिन्ह। आपको तो उनकी फोटो लेकर के बकायदे एक रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए कि आपने किन बांग्लादेशियों को वहां पकड़ा और उसके बाद उनको किस बॉर्डर से कैसे भगाया। तो पूरा वेग रूप से चल रहा है। चूंकि इसमें आलोचना केंद्र सरकार की भी हो रही है, साहब जो है वो जो है जब आप ही की सरकार है, आप ही की मशीनरी लगी हुई है, तो कैसे घुसपैठ हो रहा है? आप ही का जो है आधार कार्ड है, तो कैसे आधार कार्ड बन रहा है? आधार कार्ड बन रहा है तो पैन कार्ड भी बन जा रहा है। कैसे बन रहा है? तो सब आप ही हैं, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट तो जिम्मेदार नहीं। स्टेट गवर्नमेंट तो अधिकतम राशन कार्ड के लिए जिम्मेदार है। तो अब मान लीजिए कि कोई आदमी किशनगंज का राशन कार्ड लेके प्रयागराज, दिल्ली, अहमदाबाद, गाजियाबाद गया, तो उसके राशन कार्ड के आधार पर अगर जो है वो वीकर सेक्शन है तो उसका तो राशन कार्ड ऐसे ही बन जाएगा। वीकर सेक्शन से ऊपर का राशन कार्ड आप बना ही नहीं रहे। जो इनकम टैक्स में जिनका जो रिटर्न भरते हैं, चाहे इनकम टैक्स दे या न दे, उनका राशन कार्ड नहीं बनता, कैंसिल हो जाता है। वो सब आजकल जो इन्होंने सब जोड़ दिया है, आधार कार्ड और पैन कार्ड, उस सबसे राशन कार्ड रातों रात बड़ी संख्या में कैंसिल। और जबकि पहले लोग राशन लेने के लिए नहीं, अपनी पहचान के लिए भी राशन कार्ड बनवा के रखते थे कि भैया हम इस भारत के नागरिक हैं। तो एक और आपने उनको नागरिकता वाले मामले में भी एक आधार पत्र से जो है वंचित कर दिया, और दूसरी ओर जो है आप इस तरह कर रहे हैं। तो सवाल इस बात का है, कोई आदमी किशनगंज, ठाकुरगंज या कहीं से राशन कार्ड लेके आए तो उसका तो कि भाई वहां से यहाँ शिफ्ट हो गए, हम वीकर सेक्शन में है, हमारा राशन कार्ड बनना चाहिए। आप देर सवेर पैसा लेके चाहे जैसे भी बना देते हैं, आपकी मशीनरी बना देते हैं। तो राज्य सरकार केवल राशन कार्ड तक सीमित है, बाकी आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब केंद्र सरकार के जिम्मे है। तो अब उसमें इनको भी लगा कि हमको भी ईमानदार दिखना चाहिए। तो ये जो हमेशा आरोप लगाते हैं कि जो है वो कहीं पर्टिकुलर एरिया में हिंदुओं का घनत्व तो कम हो रहा है, मुस्लिमों का घनत्व तो बढ़ रहा है, या ईसाइयों का घनत्व तो बढ़ रहा है, या अदर कास्ट दूसरे धर्मों के लोगों का घनत्व तो बढ़ रहा है। तो क्यों बढ़ रहा है? तो डेमोग्राफिक चेंजेस के लिए इन्होंने एक समिति का गठन कर दिया। न इसके लिए पार्लियामेंट को विश्वास में लिया, न इसमें जो है इस तरह के लोगों को रखा जो निष्कलंक हो, जिनके ऊपर इधर इस पक्ष या उस पक्ष किसी पक्ष का जो है वो न हो, दाग न हो। तो इन्होंने एक दिन अपने जो है वो एक्स पर जो है डाला, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अवैध प्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से उत्पन्न डेमोग्राफिक चेंजेस का अध्ययन करने हेतु उच्च स्तरीय समिति का आधिकारिक गठन किया है। एसआईआर की तरह ये भी जब इसकी रिपोर्ट आएगी 10 साल में आए। अच्छा, और फिर ये टाइम फ्रेम नहीं है कि अध्ययन कितने दिन में होगा, क्या इसका फ्रेमवर्क रहेगा, कमेटी का बजट क्या होगा, कमेटी कहाँ कहाँ जाएगी अध्ययन करने, क्या कमेटी जो है कमीशन की तरह जो है वो लोगों से जो है वो सुझाव मांगेगी, लोगों से प्रतिवेदन मांगेगी, लोगों से वो करेगी। तो ये सब भी अभी सब गौर मामला है। तो कार्यान्वयन योग्य नीतिगत समाधान प्रस्तुत करने का दायित्व रखने वाली है समिति। उस समस्या से निपटने का प्रयास करेगी जिसे सरकार राष्ट्रीय संप्रभुता, सीमा सुरक्षा और स्थानीय सामाजिक सांस्कृतिक संरचनाओं के लिए गंभीर चुनौती के रूप में वर्णित करती है। दरअसल ये भी मामला वो है कि ईमानदार होना नहीं, ईमानदार दिखने की कवायद है, लेकिन उस ईमानदार दिखने की कवायद में अंधा बाटे रेवड़ी चीन चीन के दे की तर्ज पर ऐसे लोगों को रखा गया है जिनका रिपोर्ट अभी से अगर वो चाहें तो बिना अध्ययन के भी जो है दे सकते हैं। और रिजल्ट क्या होगा ये भी पूरे देश भर के बुद्धिजीवियों को और सामाजिक संगठनों को मालूम है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि केंद्र ने अवैध प्रवास और असामान्य कारणों से देश भर में हो रहे जनसांख्यिकी परिवर्तनों का माने डेमोग्राफिक चेंजेस का व्यापक आकलन करने के लिए उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है। उन्होंने कहा कि इस चुनौती से निपटने के लिए 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डेमोग्राफिक चेंजेस पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि सरकार ने इस कमेटी का गठन कर लिया है। उन्होंने कहा कि समिति की अध्यक्षता नावलेकर सेवानिवृत्त करेंगे और कमेटी में जनगणना आयुक्त के साथ दुर्गा शंकर मिश्रा सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी, बालाजी श्रीवास्तव सेवानिवृत्त अधिकारी सदस्य होंगे। साथ ही डॉक्टर सामिका रवि भी सदस्य होंगी। उन्होंने कहा कि संयुक्त सचिव गृह मंत्रालय विदेश वन इस समिति के सदस्य सचिव होंगे। गृह मंत्री ने कहा कि जनसांख्यिकी परिवर्तन हमारी संप्रभुता के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सामाजिक संरचना में गंभीर बदलाव
और जनजातीय समाज के संरक्षण से जुड़ी एक गंभीर समस्या है। यह कमेटी अवैध प्रवास और अन्य असामान्य कारणों से पूरे भारत में हो रहे डेमोग्राफिक चेंजेस की व्यापक मूल्यांकन करेगी और धार्मिक एवं सामाजिक समुदाय के स्तर पर सामान्य जनसंख्या परिवर्तनों की पद्धति का विश्लेषण करेगी तथा सुनियोजित और समयबद्ध समाधान भी प्रस्तुत करेगी। सरकार द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे डेमोग्राफिक चेंजेस का वैज्ञानिक मूल्यांकन करेगी, उनके कारणों की जांच करेगी और उपयुक्त नीतिगत, विधायी और प्रशासनिक हस्तक्षेप का सुझाव देगी। समिति के कार्यक्षेत्र के अनुसार यह जनसांख्यिकीय परिवर्तनों से उत्पन्न चुनौतियों, जिनमें अवैध आप्रवासन भी शामिल है, पर व्यापक रूप से विचार विमर्श करेगी। वो जो है संभावित कारणों का भी अध्ययन करेगी, जैसे कि सीमा पार से होने वाली अवैध घुसपैठ, आर्थिक अवसर और अन्य सामाजिक पर्यावरणीय कारण। समिति इन परिवर्तनों के पीछे के मूल कारणों की भी पहचान करेगी, जिनमें अवैध आप्रवासन, असामान्य बसावट पद्धति और सुनियोजित प्रवास शामिल है। इसके अलावा समिति धार्मिक या सामाजिक समुदाय के स्तर पर जनसंख्या के संरचनात्मक परिवर्तनों का विश्लेषण करेगी, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां व्यापक रुझानों से भिन्न है। अब ये बताइए, समिति तो गठित हो गई, क्या इसके लिए कोई सचिवालय भी बनेगा? 3 आदमी मिलकर सब काम कर लेंगे पूरे देश भर में 140 करोड़ जनसंख्या में? इसके अलावा समिति धार्मिक और सामाजिक समुदाय के स्तर पर जनसंख्या के संरचनात्मक परिवर्तनों का विश्लेषण करेगी, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां वे व्यापक रुझानों से भिन्न है। बयान में कहा गया कि यह देश में पहले से रह रहे अवैध प्रवासियों को कानूनी, निष्पक्ष, समयबद्ध पहचान, हिरासत और निर्वासन के लिए एक सुव्यवस्थित और स्थायी परिचालन तंत्र की सिफारिश करेगी। मतलब हो सकता है कि वो जो ये बनाने वाले हैं एक रजिस्टर यूसीसी, उसी की जो है ये पूर्व कवायद हो। समिति सीमा प्रबंधन, जनसंख्या निस्त्रीकरण और इस तरह के रुझानों का निरंतर निगरानी के लिए पहचान प्रणालियों को मजबूत करने वास्ते एक उपयुक्त संस्थागत तंत्र का सुझाव भी देगी। बयान के अनुसार समिति जनसांख्यिकीय परिवर्तनों से उत्पन्न चुनौतियों, जिनमें अवैध अप्रवासन से निपटने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले किसी भी अतिरिक्त उपाय का सुझाव भी दे सकती है। तो अब सवाल है कि भाई मोदी जी ने भी कहा ही है, तो भाई ये तो सब ही है। अब थोड़ा उनके बारे में जान लिए, नावलेकर से साहब में जनरल परसेप्शन क्या है। कांग्रेस ने उन्हें एक बार भाजपा का आदमी कहा था। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश कौन है जिन्हें शाह ने डेमोग्राफिक पैनल बनाने के लिए चुना गया है? मध्य प्रदेश लोकायुक्त के रूप में विवादास्पद कार्यकाल बिता चुके सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति नावलेकर जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर अध्यक्षता करेंगे। ये तीसरी पीढ़ी के वकील हैं, सर्वोच्च उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं, भारतीय दंड संहिता की धारा 370 के तहत खिलाफ लड़ाई में एक भुला दिए गए नायक हैं और मध्य प्रदेश के लोकायुक्त के रूप में इनका कार्यकाल विवादास्पद रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को इनके नियुक्ति की घोषणा की है, तो और उसने प्रधानमंत्री का भी नाम लिया है। संयोगवश न्यायमूर्ति नावलेकर उस न्यायाधीशों में से एक हैं जिन्होंने शाह ने 2018 में मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित अपने आवास पर समर्पण अभियान के तहत मुलाकात की थी। मध्य प्रदेश के लोकायुक्त के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान कांग्रेस ने उन्हें भाजपा का एजेंट तक कहा था। न्यायमूर्ति नावलेकर तीसरी पीढ़ी के वकील हैं। उनके पिता और दादा जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में अग्रणी वकील थे, तो तीसरी पीढ़ी के लगातार वकील हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नावलेकर उन 2 न्यायाधीशों की पीठ का भी हिस्सा थे जिन्होंने 2001 के संसद हमले के मामले में 2005 का ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, जिसमें अफजल गुरु की मौत की सजा को बरकरार रखा गया था। उन्होंने दिसंबर 1965 में वकालत शुरू की थी और बाद में न्यायमूर्ति एपी सेन और न्यायमूर्ति जेएस वर्मा के मार्गदर्शन में काम किया, जब वे उच्च न्यायालय में वकील के रूप में कार्यरत थे। न्यायमूर्ति सेन और न्यायमूर्ति वर्मा दोनों ही आगे चलकर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बने। नावलेकर साहब ने वर्ष 2092 में न्यायाधीश के रूप में अपना कैरियर शुरू किया और 2002 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होने से पहले वे राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश और गुवाहाटी उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश भी थे। वे जून 2008 में रिटायर हुए। 2008 से 18 साल बाद बेचारे को फिर से जो है एक नियुक्ति मिली है। सेवानिवृत्ति के 1 साल बाद
जून 2009 में उन्हें मध्य प्रदेश में लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। तो अब सवाल इस बात का है कि लोकायुक्त विवाद के रूप में हुआ ये था कि पहले दिन उन्होंने शीर्ष पदाधिकारियों की बैठक बुलाई। बताया जाता है कि उन्होंने मामलों के शीघ्र निपटारे की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि उनके कार्यकाल में लोकायुक्त के पद का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। हालांकि उनका जो है पद और उनका जो है कार्यालय जल्दी ही आलोचनाओं के घेरे में आ गया। 2001 में मध्य प्रदेश के पूर्व डीजीपी अरुण गुर्तू और आरटीआई कार्यकर्ता अजय दुबे ने सुप्रीम कोर्ट में लोकायुक्त के रूप में उनकी नियुक्ति को चुनौती दी थी। अन्य बातों के अलावा उन्होंने आरोप लगाया था कि नियुक्ति त्रुटिपूर्ण थी क्योंकि तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चयन और नियुक्ति प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जबकि उस समय लोकायुक्त के समक्ष उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले लंबित थे। चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह के खिलाफ डंपर घोटाला का मामला था, जिनमें नियमों के विरुद्ध खनन पट्टे और अनुपातहीन संपत्ति के बदले रिश्वतखोरी के आरोप शामिल थे। लोकायुक्त ने उन्हें 2010 के अंत में क्लीन चिट दे दी, जिसके बाद अदालत ने भी 2011 में उन्हें दोष मुक्त कर दिया। अब इस समय वो कृषि मंत्री के रूप में केंद्र की मुख्यमंत्री रहने के बाद अब इस समय केंद्रीय कृषि मंत्री के रूप में वो मोदी मंत्रिमंडल में लहरा रहे हैं और कभी कभी संभावित प्रधानमंत्री के रूप में भी उनका नाम लिया जाता है। और डंपर घोटाले के आरोपी रहे, व्यापम घोटाले के आरोपी रहे। उनके कार्यकाल में जितना व्यापम घोटाला हुआ मध्य प्रदेश में उतना शायद ही कभी हुआ। उस समय कांग्रेस ने लोकायुक्त पर हमला करके उन्हें भाजपा का एजेंट करार दिया था और लोकायुक्त संस्था को कठपुतली कहा था। कांग्रेस ने नावलेकर के बेटे संदीप नावलेकर की चीन यात्रा पर भी सवाल उठाए थे। आरोप लगाया था कि चूंकि वह चौहान के नेतृत्व वाले आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे, इसलिए यात्रा का खर्च सरकार ने उठाया था। हालांकि संदीप ने दावा किया था कि वह भारतीय उद्योग परिसंघ की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष के रूप में प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे। उन्होंने खर्चों को स्वयं वहन किया था। रिटायर्ड जस्टिस नावलेकर को लोकायुक्त के रूप में 6 वर्षीय कार्यकाल जून 2015 में समाप्त हो गया था, लेकिन राज्य सरकार ने नए नियुक्त होने तक उनकी सेवा अवधि बढ़ा दी थी। इसके अतिरिक्त 2014 में सरकार ने मध्य प्रदेश लोकायुक्त और उत्तर उप लोकायुक्त अधिनियम में संशोधन किया था, जिसमें लोकायुक्त को अपना कार्य पूरा होने के बाद भी पद पर बने रहने की अनुमति मिल गई थी, जिससे सरकार को प्रतिस्थापन नियुक्त करने के लिए समय मिल गया। न्यायमूर्ति नावलेकर ने 7 वर्षों तक लोकायुक्त के पद पर सेवा देने के बाद 2016 में सेवानिवृत्ति ली। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में उन्होंने अफजल गुरु को मौत की सजा बरकरार रखी। शौकत हुसैन गुरु को दी गई मौत की सजा को 10 साल के कारावास में बदल दिया, जो कि अन्य आरोपियों के बरी होने के फैसले को बरकरार रखा। न्यायमूर्ति नावलेकर की खंडपीठ के हिस्से के रूप में दिया गया आदेश भारतीय दंड संहिता की धारा 370 के खिलाफ संघर्ष में एक भुला दिए गए नायक के रूप में उद्धृत किया जाता है, जो औपनिवेशिक काल के कानून था, जो सहमत से बने समलैंगिक संबंधों के साथ साथ इस तरह के गैर सहमत से हुए संबंधों को भी अपराध घोषित कर रहा है। प्रारंभ में दिल्ली उच्च न्यायालय ने नाथ फाउंडेशन द्वारा इस प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि यह कार्रवाई का कोई कारण नहीं है। हालांकि जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था तो जस्टिस वाईके सभरवाल और जस्टिस नावलेकर की बेंच ने दिल्ली हाईकोर्ट के इस मामले में सुनवाई करने का आग्रह किया और कहा कि यह मामला सिर्फ अकादमिक होने के कारण दिल्ली हाईकोर्ट में से सुनवाई करने से इनकार नहीं कर सकता। कानूनी समाचार मंच बार एंड बेंच के एक लेख में इसका दस्तावेजीकरण किया गया। इसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई की और 2009 में अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए धारा 377 को असंवैधानिक करार दिया। अब धारा 377 का इनके मात्र संगठन से कितना संबंध है, ये भी पूरे देश के लोग जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें सहमत या सहमत शब्द जो है असंवैधानिक घोषित हो गया। कुछ भी हो, कोई कार्रवाई नहीं। 377 कोई जो है अपराध नहीं। आंतरिक सुरक्षा, हाँ, जबरदस्ती कोई करे तो अपराध। आंतरिक सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा, छिद्रपूर्ण पूरी सीमाओं के पार नियंत्रित घुसपैठ को एक मौन डेमोग्राफिक अतिक्रमण के रूप में देखा जाता है। सर्बानंद सोनोवाल बनाम भारत संघ के ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने असम में अवैध प्रवासियों की भारी आमद को संविधान के अनुच्छेद 355 के अंतर्गत बाहरी आक्रमण के समान माना था और इसमें जस्टिस चीफ जस्टिस जो थे असम वाले गोगोई साहब इसमें जो है इस पीठ में शामिल थे। उन्होंने अपने ही राज्य के बारे में ये दिया था, क्योंकि उनको तो भाई चीफ जस्टिस बनना था। उस समय वो चीफ जस्टिस नहीं थे। बांग्लादेश के साथ आसानी से पार करने योग्य अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं साझा करने वाले राज्य जैसे पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, झारखंड ने ऐतिहासिक रूप से निरंतर बिना दस्तावेज वाले अवैध प्रवासन देखा। उन्होंने क्या देखा है, दिल्ली और
उत्तर प्रदेश, इन सब जगहों ने देखा है। और बल्कि तो दिल्ली के बारे में तो एक समय कहा जाता था कि अगर अवैध बांग्लादेशियों को निकाल दिया जाएगा तो घरेलू नौकर, बर्तन मांजने वाली, खाना बनाने वाली, पोछा लगाने वाली महिलाएं या वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि दिल्ली में जब से नेपालियों ने बुजुर्गवारों की हत्या करके जो है लूटपाट शुरू की है, तब से बांग्लादेशियों की जो है क्या कहते हैं मांग जो है दिल्ली में बढ़ गई थी। और यहाँ प्रयागराज में भी जो लोग रहते थे तो पुरुष रिक्शा चलाते थे और स्त्रियां जो है आसपास के मोहल्लों में जो है घरेलू नौकरानियों के रूप में काम करती थी। वो बर्तन मांजती थी, पोछा लगाती थी, खाना बनाती थी, और यही स्थिति कमोबेश सारे नगरों की थी। अब जैसे आपका अगर उड़ीसा के सस्ते लेबर अगर बंगाल में ना है तो बहुत जगह जो है लोगों को पानी मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि कुएं की या हैंडपंप से पानी भर के चौथी मंजिल तक जो है वो वही पहुंचाते हैं बंगाल में। आपको हमने कलकत्ता में और हावड़ा में खुद अपनी आंखों से देखा। जातीय संघर्ष और आंतरिक विस्थापन के लिए उत्प्रेरक हैं ये जनसांख्यिकी परिवर्तन। मणिपुर में जारी जातीय हिंसा डेमोग्राफिक चेंजेस से गहराई से जुड़ी हुई है। म्यांमार में 2001 के सैन्य तख्तापलट के बाद शरणार्थी बनकर आए चीन कुकी लोगों ने के आगमन ने पहाड़ी जिलों के डेमोग्राफिक डेमोग्राफिक हकीकत को बदल दिया है। इससे इंफाल घाटी में भूमि अधिकारों और राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन को लेकर मैतेई समुदाय की असुरक्षाओं को और बढ़ा दिया, जिससे अंततः राज्य में अस्थिरता उत्पन्न होने का एक प्रमुख कारण बन गया है। अवैध प्रवासन मार्गों का अक्सर अंतर्राष्ट्रीय अपराधी गिरोहों द्वारा मानव तस्करी, हथियारों की तस्करी, कट्टरपंथी तत्वों के संभावित घुसपैठ के रूप में दुरुपयोग किया जाता है। इन संरचनात्मक विसंगतियों का मानचित्रण करने तथा सिलीगुड़ी कॉरिडोर जैसे संवेदनशील रणनीतिक मार्गों को सुरक्षित करने के लिए यह अनुभवजन्य अध्ययन आवश्यक, ये सब बताया गया। तो सवाल इस बात का है कि अभी तक 12 साल से क्यों नहीं? जब आपकी सरकार शुरू से घुसपैठ कर रही थी, और फिर आपने ऐसे व्यक्ति को क्यों नहीं रखा इसमें जो कंट्रोवर्शियल ना, कि उसके फैसले पर कोई सवाल कम से कम ना उठे। अभी तो जो है वो कि भाई मुजरिम भी वो, मुंसिफ भी वो, तो फैसला क्या होगा, ये सर हो रही थी। जी सर। चलिए सर, बहुत-बहुत शुक्रिया और देखते हैं इस कमिटी का रिपोर्ट कब तक आता है और कमिटी में क्या होगा इसका पूर्वानुमान इस बहस से आप लगा ही सकते हैं। इस बातचीत से आप लगा सकते हैं। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नाथ। थैंक यू सर। नमस्ते सर।